हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। एमसीक्यू एमसीक्यू जो है सांख्यिक प्रणाली के अंतर्गत चैप्टर है और यहाँ पर आपके लिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लाया है जो आपके लिए मैथमेटिक्स में भी उपलब्ध है। और इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन पहला देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच में है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है, समझ सकती हो कि दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होता है। ए बिल्कुल एक परिमेय संख्या, बी अपरिमित अनेक परिमेय संख्या, सी कई अपरिमेय संख्या, डी केवल अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात है कि आपको इसमें सोचना है कि इसका आंसर क्या है। आप सोचिए और अपने नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, जिससे बाद में आप आंसर चेक करके देखना कि आपका कितना सही गया और कितना गलत गया। इससे आपकी जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्लियर है, दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होता है। इसका आंसर डायरेक्ट है कि केवल परिमेय संख्या नहीं होती है, गलत है। कई अपरिमेय संख्या होता है, यह भी गलत है। अपरिमित अनेक परिमेय संख्या होती है, ये भी बात यहाँ पर गलत हो रही है। हमारा ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के बीच में है बिल्कुल एक परिमेय संख्या, जो ए ऑप्शन आपको सही बता रहा है। तो आप अपने पेपरों में ए को जो है सेलेक्ट करके सही आंसर चूज कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखेगा। क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी क्लियर है कि 7/5/3 - 5/2 का तर्क संगत बनाने के बाद हर क्या होगा। यानी तर्क संगत का मतलब दोस्तों ये है कि आपको यहाँ माइनस दिया हुआ है ना, तो आपको जो है प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूँ और आप मैथमेटिक्स के वीडियो में भी देख सकते हो। 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स वीडियो होती है त्रिपाण स्टडी सेंटर पे, उसमें देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो बच्चे नहीं देखते हैं उनको तो पता ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर, अगर माइनस है तो प्लस से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे जो हो जाएगा आपका कटेगा। ये जो भी होगा देखिए कैसे, मैं तो यहाँ पर कॉपी पे कर रहा हूँ, मेरा तो आंसर आ गया। आप सोचिए आपका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, आप अपना सोच के अपना कॉपी पे नोट कीजिए, फिर अच्छा रहेगा। ईजी है, मैंने बता दिया कि 7/5/3 - 5/2 को जो है प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका ऑप्शन जो है बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो देखिए क्या आपका 19 आया है, क्या आपका 20 आया है, क्या आपका 25 आया है, क्या डी में से कोई नहीं आया। क्या आया आपका आंसर है? क्या कह रहे हो? कोई भी आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन सही हो गया फिर, क्योंकि 19 आया है, संभव मुझे भी नहीं आया है, 25 20 भी नहीं आया है, 25 भी नहीं आया है। क्योंकि जनरल सी बात, अगर आप देखिएगा तो 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों जगह 35 35 हो जाएगा, और इसका जो है सेम रहेगा, तो संभव ही नहीं है, आएगा ही नहीं है इसमें। तो इसका मतलब इसका आंसर इसमें से कोई भी जो है तर्कसंगत हर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपके समक्ष आ गया होगा अगला क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है। देखिए एक परिमेय संख्या में जब दशमलव लग जाती है ना, दशमलव का मतलब होता है पॉइंट, तो दशमलव का विस्तार कितनी हो सकती है। समाप्त करने योग्य हो सकती है, समाप्त करना, या भी आवृत्ति होती रहेगी, या तो समाप्त होने वाला या गैर समाप्त होने वाला होगा, या गैर समाप्ति और गैर आवृत्ति। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए शब्दों का थोड़ा सा झोल होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो हर संभव कोशिश करता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में हो, जो बच्चों आसानी से इसको जो है समझ सके और सोच सके। अब आप भी इसमें जो है ऑप्शन सोचिए कि इसमें से कौन सा जो है आंसर सही हो सकता है। मैंने तो सोच लिया, आप अपना सोचिए। तो आपने सोच लिया, एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है, समाप्त करना योग्य। ए ऑप्शन बिल्कुल ही
गलत है। क्या बी आंसर सही है? बी आपका जो है आंसर आवृत्ति एकदम गलत है। सी देखें, या तो समाप्त होने वाला है या गैर समाप्त होने वाला है। ए भी ऑप्शन कहीं ना कहीं जो है गलत ही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन एक रह गया डी, तो गैर समाप्ति और गैर आवृत्ति वाला है। तो एक दशमलव आप दिमाग में रखिएगा कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है गैर समाप्ति के अंतर्गत या गैर आवृत्ति के अंतर्गत। तो ये दिमाग से आप फॉरगेट मत करना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए आपके समक्ष आ गया अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। 256 गुना बाय 0.16 गुना 256 0.09 का मान, बहुत आसान है। ये आप कैलकुलेट करके भी आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए 4, बी 16 और सी 64, डी जो है 256.25। तो मुझे पता है आप क्या ऑप्शन सोच रहे होगे, आप अपना सोचिए, मैं देख सकता हूँ आपने क्या सोच लिया होगा। कई बच्चे जो है अपनी इंटेलिजेंस इतना दिखा रहे होंगे कि डी ऑप्शन को जो है फटाक से चूज़ कर लिए होंगे, क्योंकि 256.25 सोच रहे होंगे कि उसमें भी क्वेश्चन में भी वही लिखा हुआ है और आंसर में भी यही लिखा हुआ है, तो एमसीक्यू ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसी नहीं है। आपको जो है देखिए, सिंपल मैं बात बता रहा हूँ, पॉइंटों की आप गोली मारिए। पहले पॉइंटों को आप गोली मारिए। सबसे पहले 256 को 16 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और वहीं पे 256 को 9 से गुना कर दीजिए। जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन जो होगा आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर होगा, क्या आंसर है? ए। आंसर होगा ए 4, आंसर होगा 4। आपने कैलकुलेशन कर लिया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है x की घात 3 के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। ऑप्शन आप दे सकते हो कि x की घात 6 है माइनस x3 है, और b जो है x की घात 6 जो बिंदी है उसका मतलब है मल्टीप्लाई x की जो है घात 3 है, और c जो है x की घात 6 है और यहाँ बटा में है x की घात 3, और d जो है x की घात 6 है और उसके ब्रैकेट के ऊपर 3 है। तो यहाँ पर सोचना बहुत ही आसान है, अगर दिमाग लगाइएगा तो बहुत ही आसानी से जो है इसका आंसर निकल सकता है। मैं आपको स्क्रीन पे भी समझाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा मुझे टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे पास इतना टेक्नोलॉजी है नहीं जिसके जो मैं आपको स्क्रीन पे समझा सकूँ, लेकिन मैं बातें में भी बहुत कुछ समझा सकता हूँ, इतनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। देखिए आपने अपना कॉपी पे कैलकुलेशन कर लीजिए, हम भी यहाँ कॉपी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए 6 की घात 6 है माइनस x की घात 3 है। अब देखिए 6 में से -3 होना संभव नहीं है। आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, ऐसा होता कभी नहीं है कि अंडर रूट जो है x की घात 6 में से x की घात 3 माइनस हो, संभव ही नहीं है। तो ये तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। b देखा जाए तो x की घात 6 है और गुना x की घात 3 है, तो यहाँ पर x तो कॉमन है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के निशान बीच में लग रहा है, और जहाँ मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब है पावर प्लस हो जाता है। तो इसका अगर इक्वल में आंसर आएगा क्या आएगा? x की पावर 9। तो ये तो हो नहीं सकता बराबर। अगर देखिए d की बात करें तो d में देखिए कि यहाँ पर 6 और 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, एक पावर अंदर है एक पावर बाहर, तो मल्टीप्लाई होएगा तो x की पावर 18 हो जाएगा, जो कि बराबर हो ही नहीं सकता। बात रह गया c, तो x 6/x3, अगर अपॉन को अगर हटा दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा? x 6 डिवाइडेड बाई x3। अब देखिए जब भी डिवाइडेड का निशान हो तो एक बात आपको याद रखना चाहिए कि जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है। तो देखिए x एक साइड रखिए और 6 - 3 कीजिए, कितना आ गया? 3। इसका मतलब आपका सी आंसर सही है। देखिए मैंने बातों बातों में समझा दिया ना, ये तो आपको ना तो लिखने की जरूरत पड़ा ना समझ की, 2 मिनट में समझ में आपको आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके हाथ से बचेगा या आपके जो है मन से बचेगा। तो इसका आंसर सी सही है। तो आप सी के साथ जा सकते हो कि x की 3 के बराबर जो है x की पावर 6 बटा x की पावर 3 सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ वाली है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, देखिए संख्या क्लियर है, बात क्वेश्चन सही है,
√23 है, या बी √225 है, या सी 0.3796 है, या डी 7.478 है। देखिए आपको यहाँ समझ लगानी है, आप लगाइए और अपने जो है नोटबुक पे इसका ऑप्शन नोट कीजिए। देखिए कौन सा आंसर आपका सही है। तो आपने सोच लिया होगा, चलिए हम भी आपको सोच के दिखाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो बार बार जो है इसके नंबर्स चेंज होते रहते हैं, यानी एक जैसे नंबर नहीं आता। जैसे डी ऑप्शन में देखिए आप 478 यानी रिपीटिंग नंबर है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुआ। और अगला देखिए 0.376, तो ये खत्मा नंबर है, ख़त्म है, इसको आगे नहीं किया जा सका, तो इसकी मतलब कि ये भी परिमेय संख्या हुआ। अब देखिए बी जो है 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है ना। तो समझ सकते हो कि इसका अंडर रूट से भी निकल गया बाहर, इसलिए परिमेय संख्या हुआ। अब बात रह गया ए का। जब 23 का आप जो है इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका जो है अनंत होगी और जो है इसकी बार बार जो है चेंजेबल होगा। इसका मतलब हुआ कि √23 जो है अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन जो है ए सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। A23 जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। देखा कितना समझदारी से जो है बोलते बोलते मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर आपके समक्ष जो है क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। देखिए क्वेश्चन ये जो है MCQ टाइप है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल किसके बराबर है। ए हमेशा एक पूर्णांक होती है, बी सदैव एक परिमेय संख्या है, सी सदैव एक अपरिमेय संख्या है, या डी कभी कभी तर्कसंगत और कभी कभी तर्कहीन। तो आप अपना ऑप्शन चुन सकते हो क्योंकि आपने MCQ करना है। और मुझे विश्वास है कि 2-3 बार इस क्वेश्चन वीडियो को देखिएगा ना तो 100% आपके सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। चलिए अच्छी बात है, अपना आंसर चूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल किसके बराबर होता है। क्या वो हमेशा पूर्णांक होता है? नहीं, ऐसा तो होना संभव नहीं है कि हमेशा एक पूर्णांक हो। सदैव एक परिमेय संख्या आपने चुना है, तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि सदैव एक परिमेय संख्या होना संभव नहीं है। क्या आपने सदैव एक अपरिमेय संख्या चुन लिया? तो आपने ये भी जो है सही चुना क्योंकि यही आंसर सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या गुणनफल किसके बराबर होती है? सदैव एक अपरिमेय संख्या के बराबर होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर है कि √2 और √3 के बीच, तो आपने समझ लिया होगा, इजी है। देखिए मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ कि देखिए √2 का वैल्यू जो होता है 1.41 होता है, ओके, और √3 का वैल्यू होता है 1.72। समझ में आया? अब यहाँ पर समझदारी की बात यह है कि 1.4 है और 1.7 है। अब इसके बीच हमें परिमेय संख्या वही चुनना है जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन में 1.9, क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है? संभव ही नहीं है। क्या बी √2 और √3/2 आ सकता है? संभव ही नहीं है। और देखिए डी 1.8 भी नहीं आ रहा क्योंकि 7 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा, और 14 नीचे सबसे लोअर नंबर 14 है, 1.4 और 1.7। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सी आंसर करेक्ट है क्योंकि 14 और 17 के बीच में जो है 15 है। तो इसका मतलब जो हुआ √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या जो है 1.5। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना तो आपको उस समय ऑप्शन को साथ में लेके चलना होता है। अगर आप ऑप्शन को छोड़ देते हो तो वही गलत हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर ऑप्शन हमने पता लगा लिया कि भाई इसका वैल्यू 1.41 होता है, दूसरा का तो 1.72 होता है। तो इसके बीच में जो है 14 और 17 के बीच में हमें एक जो है ढूंढना था परिमेय संख्या।
तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ 1.5 ही जो है इसके बराबर आ रहा है, इसलिए हमने इसको सी को सही माना। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष क्वेश्चन जो है आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है। क्या हम 0 को पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं? देखिए क्वेश्चन अगर आपने किया होगा ना तो आंसर आपको देना आसान होगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा ना तो आपके लिए आंसर भी सर का दर्द बनता है, क्योंकि तुक्का कितना लगा लीजिएगा, कितना आपको चल जाएगा। तुक्का कभी नहीं चलता दोस्तों, हमेशा समझ ही चलती है। जो आपको ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, ट्रिक हर जगह सटीक नहीं बैठता है। और ये बात हमेशा मैं कहता हूँ कि ट्रिक जो है हमेशा सटीक नहीं होती है, इसलिए कभी भी ट्रिक से कोई कार्य नहीं कीजिएगा, हमेशा समझ के कीजिए, जो आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ क्वेश्चन क्लियर है। क्या हम 0 को पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं? ए ऑप्शन हाँ है, बी है नहीं, सी है समझाया नहीं जा सकता, डी है इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। अब देखिए जिन बच्चों को समझ होगी, जिनको नॉलेज होगी, वो आंसर फटाक से लिख भी लिए होंगे, और कई बच्चे ने लिख लिया होगा। चलिए मैं क्लियर बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर जगह क्वेश्चन आता है कि हम 0 को पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है ए, हाँ लिख सकते हैं इसको, यानी हम 0 को जो है पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ए सही है। देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भी आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या। जिन बच्चों को मैंने समझाया उनको पता होगा, और जिनको समझ नहीं है वो मैथमेटिक्स के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना तिरपान स्टडी सेंटर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर जगह महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैथ के भी आपके जो है पूरे वीडियो डले हुए हैं, सारे चैप्टर व्यूज़ दिए डले हुए हैं। तो आप लोग देखोगे समझोगे तभी समझ में आएगा ना। और ये क्वेश्चन भी तो क्लियर है। देखिए 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए आप लोग भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। देखिए 3 और 4 के बीच में पहले अगर मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रूल ये कहता है कि 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 2 से कर देते हैं, तो 6/2 हो जाएगा। और सेम क्योंकि हमारा जो हर होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, अंश मतलब जो मर्जी हो बट हर एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें हर जो है 2 आ गया, और 4 में देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 8/2। तो देखिए 6 और 8 बना, तो 6 और 8 के बीच में एक 7 होता है सिर्फ, तो इसका मतलब जो है ये गलत है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। अब 7 तो बहुत बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं, एक तो बी और डी जो है एक जैसे ही लग रहे हैं, देख सकते हो आप 11, 12, 13, नीचे 4 है, और इधर भी जो है 13, 14, 15 दिया हुआ है, लेकिन नीचे 4 है। एग्जामिनर इसी में कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को। अब देखिए हम इसी ऑप्शन को देखते हैं। पहले तो हमने देख लिया, अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड। 3/1 को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 12/4, ठीक है। और दूसरा जगह 16/4। अब देखिए 12 और 16 के बीच में कितने परिमेय संख्या आ रहे हैं? 12 के बाद क्या आता है? 13, 14, 15, ठीक है। 16 तो हम ले नहीं सकते, तो इसका मतलब देखिए आंसर आ गया ना, बी है ना सही। तो बी आपका आंसर सही गया, बी पे आप जा सकते हो। तभी कहता हूँ ना कि ट्रिक हर जगह सटीक नहीं बैठता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं के बीच में है। देखिए किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में क्या हो सकता है? क्या केवल एक परिमेय संख्या होगी, या बी अनेक तर्कसंगत संख्याएं होगी, या सी अनंत तर्कसंगत संख्याएं होगी, या डी कोई तर्कसंगत संख्या नहीं होगी? क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपने थोड़ा समझा होगा तो क्लियर बहुत जल्दी समझ में भी आ गया होगा। तो सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, इससे आपका नॉलेज का पता लग जाता है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है। किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में क्या है? केवल एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या तो होना संभव नहीं है, इट इज़ गलत है। अनेक तर्कसंगत संख्या होगी? नहीं, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं हो सकती। जितना मैंने पढ़ा है नहीं हो सकती कि अनेक तर्कसंगत संख्या नहीं होगी। क्या आप ये सोच रहे हैं कि अनंत तर्कसंगत संख्या है? नहीं, ये भी तो है। हाँ, ये सही है, सही सोचा आपने, क्योंकि अनंत तर्कसंख्या यानी इसकी हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। कितनी होगी हम खुद नहीं बता सकते, इसलिए सी इसका सही आंसर है कि अनंत तर्कसंगत संख्या होगी, जो हमें भी नॉलेज नहीं है। इसका मतलब सी आंसर आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए आपके समक्ष आ गया अगला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है। प्रत्येक परिमेय संख्या है, देखिए जो भी संख्या होती है क्या होती है, क्या वो पूरा नंबर होता है या प्राकृतिक संख्या होती है या एक पूर्णांक होती है या एक वास्तविक संख्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ समझ के ही कर सकते हो, याद करके ही कर सकते हो, इसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर पूरा नंबर संख्या पर लगा देते हो तो गलत जाता है। तो यही कह रहा हूँ ना, जनरल सी बात है, आपको समझ लगानी है। अब अपनी समझ लगाइए, नोट कीजिए पहले आंसर अपना, क्योंकि नोट कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अरे क्वेश्चन क्लियर है ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। चलिए मैं ही बताने की कोशिश करता हूँ, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है। क्या पूरा नंबर होता है, क्या वो प्राकृतिक संख्या होती है, क्या पूर्णांक होता है कि वास्तविक संख्या होती है। अगर आपका आंसर है पूरा नंबर होता है तो चलिए ये तो गलत जाएगा आपका। अगर आप ये सोच रहे होगे कि प्राकृतिक संख्या होती है तो परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, और सी पूर्णांक की बात कर रहे हो तो बिल्कुल ही गलत है ये। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही रह गया। तो इसका मतलब जो है प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है, और ये आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, हर जगह काम आएगा। वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। द रियल नंबर इज अ परिमेय संख्या, दैट्स इम्पोर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। देखिए क्या है कि √9 एक डैश संख्या है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि √9 एक डैश संख्या है, तो क्या वो तर्कसंगत है या बी तर्कहीन है, और सी न तो तर्कसंगत है और न ही अतार्किक है, या डी इनमें से कोई भी नहीं है। बहुत ही आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अपना आंसर सोच के देखिए क्या हो सकता है, मैं भी बताऊंगा कि क्या इसका आंसर है। देखिए ये एमसीक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, तो इसको अच्छे से कीजिए। आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। देखिए क्वेश्चन है √9 एक डैश संख्या है। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें से कोई भी नहीं है, इसको तो हम बाद की बात करेंगे। न तो तर्कसंगत है और न ही आत्विक है। इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ये या बी में से। क्या वो तर्कहीन होगा या तर्कसंगत होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो √9 जो है, देखिए √9 क्या है। √9 को अगर आप वर्ग से बाहर निकालते हैं तो 3 को 3 गुना कीजिए तो 3 इसका आंसर आएगा। आ गया। तो जनरल सी बात है दोस्तों, अगर √ से बाहर नहीं निकलता तो तर्कहीन होता, लेकिन √9 जो है से बाहर निकल गया, यानी 3 का जो है ये जोड़ा बना लिया और ये बाहर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए सही है, तर्कसंगत है। तर्कसंगत जो अपनी पूर्ण हो जाती है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही गया। ये संख्या जो है तर्कसंगत है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए आपके समक्ष जो है यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ए √16, बी √12/3 या सी √12 या डी 100। आप अपना दिमाग लगाइए पहले, आप भी अपना सोचिए क्या हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर है, बहुत क्लियर, दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय, परिमेय की बात नहीं किया है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब दोस्तों ये होता है जो बार बार रिपीटिंग नंबर होता है। रिपीटिंग नंबर को हम अपरिमेय कहते हैं, बार बार आता रहता है, यानी उसका कोई भी नंबर मिलता जुलता नहीं, तो बार बार जो है अलग अलग नंबर आता रहता है, वो है एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए 16 की बात करें, 16 को √ में रखा गया है। अगर आपको नॉलेज होगा तो 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 से √ से बाहर निकल जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 4 सिंपल 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुई। बी देखिए 12/3। अब 12/3 तो 3 से काटिए इसको, 3 4 जा 12, 4 आ गया, तो 4 √ में आ गया। अब 4 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसका मतलब ये स्क्वायर से बाहर निकल गया, तो ये परिमेय संख्या कहलाया। 2 ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया। और तीसरा देखिए डी पर देखिए थोड़ा नज़र डाल के, डी देखिए 100 है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो ये तो डायरेक्ट हो गया यार, ये सारे तो परिमेय संख्या है। अब देखिए सिर्फ 12 का लफड़ा रह गया। अगर 12 का आप फैक्टराइज करें, गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुना 2 गुना 3 आता है ना, तो 2 चलिए बाहर निकल गया, 3 अंदर रह गया। अब हो गया ना ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको तो बहुत नंबरिंग आएगा। तो समझ में आया कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है।
तो वो है C√12। अगर ऐसे क्वेश्चन आप समझ लेते हो ना तो आप तो बातों बातों में जो है क्वेश्चन सारा हल कर दोगे एग्जाम में, और उतना भैया आपको पेन कलम चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नॉलेज होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। क्वेश्चन है कि 3√6 और प्लस 4√6 बराबर किसके हैं। इसको बहुत ही ईजी है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सोचिएगा तो आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ए 6√6 है, बी 7√6 है, या सी 4√12 है, या डी 7√12 है। बहुत आसान है, आप सोच लीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, आपने सोच लिया होगा, आंसर भी आप अपने नोट पे कॉपी पे लिख लिए होंगे। बहुत आसान है। देखिए हमको पता है एक बात है, क्योंकि प्लस जब होती है √6 बराबर है तो इसका मतलब है ये दोनों तो प्लस नहीं होते हैं, सिर्फ बाहर के नंबर प्लस होगा। जैसे कि आपको देखिए, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि x + x कितना होता है तो आप क्या बताइएगा, x का स्क्वायर। गलत है दोस्तों, x + x जो होता है 2x होता है। तो देखिए मैंने क्या बोला, x + x, तो x की वैल्यू तो x ही रहा, लेकिन इसमें 2 है इसलिए 2x लग गया। अब देखिए √6 यानी x की जगह पे है, ठीक है ना। और जो 1 की बात मैंने कही थी वो है 3 और 4, तो 3 और 4 प्लस हो जाएगा, लेकिन √6 प्लस नहीं होगा। तो 3 और 4 कितना होता है, 7 √6 हमारा आंसर आ गया। 7 √6 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका सही गया। यानी देखिए क्वेश्चन जो है बोल बोल के सोच सोच के ही किया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है, लेकिन तिरपान स्टडी सेंटर पे ऐसा होता है, यहाँ पर आपको बोलते समझते सब कुछ आ जाता है, और ये समझने के लिए आपको इतना कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तभी तो कहता हूँ सोचिए समझिए, जहाँ पर जो ट्रिक की यूज़ ना किया जाता हो। जहाँ ट्रिक है उस ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है, ट्रिक जो है कभी सटीक नहीं बैठता है। ये लोग तो होते हैं कि ट्रिक बता के इक्का दुक्का क्वेश्चन जो था ट्रिक पे निकाल देते हैं, लेकिन वही ट्रिक अगर आप आजमाइएगा कुछ दूसरे क्वेश्चन पे तो शायद वो काम कभी ना आए। इसलिए ट्रिक जो होता है सटीक कभी नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही क्लियर ये भी है। वहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई है तो देखिए √6 और गुना √27 किसके बराबर है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9√2 है, 3√3 है, सी है 2√2 है, 9√3 है। बहुत क्लियर है दोस्तों, आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ इसको क्या है। देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा ना, बहुत क्लियर है कि √6 और √27 किसके बराबर है। तो आप देखिए इसको सोल्यूशन करने भी आना चाहिए। अब देखिए √6 को क्या कर सकती है वो, फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि 6 का क्या बनता है 3√2, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में ही है। तो 27 का क्या बनता है 3 × 3 यानी 3 × 3 × 3। तो ये बात तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि पहले का 6 का जो है 3 × 2 बनता है, और जो है 27 का क्या बन रहा है। तो देखिए 3 × 3 यानी देखा जाए तो इसमें कितने 3 आ गए, इसमें 4 3 आ गए। अंडर के अंदर जो है 4 3 है, तो इसका मतलब 2 3 निकल जाएगा बाहर, तो 3 × 3 9 आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 सिर्फ, क्योंकि 6 × 2 था ना, सिर्फ 2 रह गया बाहर। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया सही। देखिए क्लियर आ गया ना सर, A 9√2, A 9√2 आपका सही आंसर गया। देखिए सोच सोच के भी समझ हो जाती है, और यहाँ पर तिरपान सेंटर ने आपको ऐसा ही किया है। बहुत आसान था ना क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में से सअभाज्य संख्या की चिन्हित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सअभाज्य संख्या को चिन्हित करें। क्या वो 2 और 3 है, बी 2 और 4 है, या सी 2 और 6 है, या डी 2 और 110 है। अब यहाँ पर भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आंसर 2 सेकंड में आएगा। आप सोचिए, विचार कीजिए और अपना आंसर नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सअभाज्य संख्या को चिन्हित करें। अब देखिए सबसे पहली बात मैं डी से यहाँ उठाता हूँ। डी में जो है 2 और 110 दिया हुआ है। क्या डी में जो 2 और 110 है क्या 2 से डिवाइडेड है? हाँ 100% है। तो ये तो चलिए ये अभाज्य संख्या चिन्हित नहीं करती है, ठीक है ना। सी जो है देखिए 2 और 6 ये दोनों ही 2 से डिवाइडेड हो रहा है, यानी ये सअभाज्य संख्या को जो चिन्हित नहीं करते हैं। बी देखिए 2 और 4 है, ये भी 2 और 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों ही 2 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब ऑप्शन देखिए ए,
पहला तो 2 से डिवाइड हो रहा है और दूसरा जो है 2 से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर ये सही है। यानी देखा जाए तो इन विकल्पों में से अभाज्य संख्या को चिन्हित कौन करता है? 2 और 3, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन है √12 और √15 किसके बराबर है? यहाँ पर दिया हुआ है 5 √6 के बराबर है, या बी 6 √5 के बराबर है, या 10 √5 के बराबर, या √25 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा समझ लगाने की ज़रूरत है, नॉलेज की जरूरत। मुझे पता है कि आप समझदार हो, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर भी देखिए समझिए क्या है, इसमें क्या है। अब देखिए 12 है, 12 की क्या फैक्टराइज होती है? आपको पता होगा कि 2 गुना 2 गुना 3 होता है ना 12 का। और 15 क्या होता है? 3 गुना 5। तो अब देखिए इसका जो है वर्ग बनाइए, 2 का वर्ग बन जाएगा और 3 का वर्ग बन गया, तो 3 दूना 6, ये 3 दोनों में से वर्ग बना है तो 1 निकल जाएगा, तो 6 बना। और √5 देखिए कहाँ है 6 और √5? देखा मिल गया ना, बी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको सिर्फ कीजिएगा तो भी पता लगता है, नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर सही है बी 6 √5, यानी 6 √5 जो है इसका सही है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनावाशनीय अनावर्ती है तो वह संख्या क्या कहलाएगा? यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनवासनीय अनावर्ती है तो वह संख्या क्या कहलाएगा? क्या एक प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, क्या एक तर्कसंगत संख्या कहलाएगी, या एक पूर्ण संख्या कहलाएगा, या डी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा? क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो समझिए, अपना क्वेश्चन जो है अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, क्योंकि नोट कीजिएगा वही बेस्ट होता है, ठीक है, इसे समझ लगता है। अब देखिए हम कोशिश करते हैं, इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनावासानी अनावर्ती है तो वो संख्या क्या कहला सकती है? क्या आपने ये सोच लिया कि एक प्राकृतिक संख्या कहलाएगी? दोस्तों प्राकृतिक संख्या तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि दशमलव में है, या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी। अब बात याद आएगा दशमलव निरूपण अनावर्सानी है तो एक तर्कसंगत संख्या भी नहीं कहलाएगी, और सी एक पूर्ण संख्या तो कहलाएगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या रह गया? ऑप्शन डी। तो देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनावासनीय अनावर्ती है तो वह संख्या हमेशा एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप एक अपरिमेय संख्या के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है? क्वेश्चन क्लियर है, किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है? 7, देखिए 7 जो है किसी का वर्ग होता है? 7 किसी का वर्ग नहीं होता। बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्लियर है। किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है? तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहली बार आपके समक्ष जो है ना तो पेन उठाया गया ना कुछ, फिर भी सब क्वेश्चन आपको दिमाग में आ गया। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए बच्चों के माइंड, कि समझ समझ के ही सब कुछ समझा दे। देखिए किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है? देखिए 7 जो है, 7 किसी का है वर्गमूल? नहीं हो सकता ना। लेकिन बी देखिए, 1.96 यानी है ये किसी का वर्ग, है ना? किसका वर्ग है सोचिए? क्या 14 का वर्ग है? हैं? देखिए, तो देखिए बी जो हो गया 1.4 का जो है वर्ग मूल्य है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही गया, बी तो सही है। चलिए सी पे भी नजर डाल लेते हैं यार। सी 0.04, इसका मतलब 4 का भी तो होता है वर्गमूल, यानी 2 होता है, 0.2 बनेगा। सी का नहीं बनता, यानी सी 13 का तो बनेगा, डी तो 13 का बनेगा ही नहीं, डी जो है 13 उसका नहीं बनेगा। लेकिन ये क्या, ये तो दो ऑप्शन सही हो गए दोस्तों, कि 1.4 वर्गमूल परिमेय संख्या है, और सी 0.04 यानी 0.02
यानी 0 नहीं, 0.2 नहीं होगा, 0.2 होगा ओनली, क्योंकि 2 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आएगा, तभी तो बनेगा 4। हाँ यू राइट। यहाँ पर 0.2, यानी इसका आंसर हुआ बी और सी। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ, कि हम बी के साथ जाएं कि सी के साथ जाएं। भाई ऑप्शन अगर आपका दोनों ही सही है और आपका माइंड सही कह रहा है तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है, अब दोनों लगा दो, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं, एग्जामिनर की गलती। भाई दो ऑप्शन सही कैसे दे दिया उन्होंने। अब यहाँ पर भी तो ही गलती किया गया कि किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है। अरे भाई परिमेय तो यहाँ बी का भी दिख रहा है, क्योंकि वो 1.4 होगा, और सी जो है वो भी दिख रहा है कि 0.2 होगा। 0.2 का मतलब जो है 0.04 बनेगा इसका स्क्वायर, और 1.4 का जो बनेगा 1.96 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है दोनों वर्गमूल परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हुआ बी और सी दोनों ही है। कभी कभी ऐसा ऑप्शन आपको एग्जामिनर दे देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझदारी से कार्य करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण थे, काफ़ी ज़रूरी थे। अगर समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो एक ही उद्देश्य मेरा है, हर एक बच्चे तक पहुंचना है, उनको सही नॉलेज देना है। और ये माध्यम आप बन सकते हो, क्योंकि आप ही इस कक्षा में पढ़ते हो, इसमें रहते हो, समझते हो और अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहते हो। इसलिए आपके बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर भी रहते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। आप अगर अपना कार्य कीजिएगा तो 100% त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए हर एक कदम पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेकर एमए तक के बच्चों के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर अग्रसर है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, तो सोचना नहीं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है, और सेव करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सोचिए नहीं, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए।